हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुगेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं बहुत ही ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनका नाम तो हम सभी को पता है क्योंकि इन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है और साथ ही साथ बांग्लादेश का भी लिखा है। लेकिन इसके साथ साथ इनके ऐसे बहुत से पॉलिटिकल थॉट हैं जिनसे हम लोग अनजान हैं या फिर ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। ठीक है, वो सब इनकी बात आज हम करने वाले हैं, जैसे कि उनका नेशनलिज्म का क्रिटिक, गांधी जी का क्रिटिक और ट्रू फ्रीडम उनके लिए क्या थी उस पर उनका विचार। तो नेशनलिज्म उस समय पर बहुत बड़ी बात थी, सब लोग नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, सब लोग फ्रीडम की बात कर रहे थे। लेकिन टैगोर जी के जो विचार थे वो सभी से बहुत अलग थे और राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। तो वो नेशनलिज्म पे उनके क्या विचार थे, उन्होंने किस तरीके से नेशनलिज्म का क्रिटिक किया, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और टैगोर जी एज अ पर्सन क्या रहे थे उनके बारे में भी हम जानेंगे, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज उनको अपने लिटरेरी वर्क के लिए मिला था। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे जो कि आप लोगों को आई थिंक अभी तक नहीं पता होगी। ठीक है, इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक क्योंकि जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स ज़रूर पता चलेंगे टैगोर जी के बारे में जो आपको अभी तक नहीं पता होंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कि अभी हमारा जो बैच चल रहा है वो हमारा लक्ष्य चल रहा है और लक्ष्य 2.2 हम जल्दी ही लॉन्च करने जा रहे हैं। लक्ष्य में हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाते हैं पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो आपको सुएट हो गया, जामिया का एंट्रेंस हो गया या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो गया जो कि पॉलिटिकल साइंस एमए के लिए होते हैं। अभी करंट में हमारा बैच चल रहा है जो हमने 1 मार्च से स्टार्ट किया था और अभी नेक्स्ट बैच हम 5 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनरोल कैसे करना है, आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको कोर्स सेक्शन में कोर्स दिख जाएगा और वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन पे और भी बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी के पीडीएफ आपको हमारी ऐप पे देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम एक बार समझ लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन दिखती कैसे है। ये हमारी एप्लीकेशन का इंटरफेस है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, जितने भी सारे रिकॉर्डेड क्लास होंगी, जितनी भी आपकी लाइव क्लासेस होंगी वो सब रिकॉर्ड होके आपको लेक्चर्स के फॉर्म में मिला करेंगी। कंटेंट आपको सारा मिलेगा। अभी तक हम आईपीटी और डब्ल्यूपीटी आईआर कवर कर चुके हैं अपने करंट बैच में। ठीक है, और ये हमारा इंटरफेस है जहाँ पे आपको ये स्टडी मटेरियल भी देखने को मिलेगा अगर आप फुल कोर्स में एनरोल नहीं होना चाहते हो। ठीक है, बिना देरी करते हुए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हमारा चैनल आता रहता है। ठीक है, तो बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर इनका देना चाहूँ तो रविंद्रनाथ टैगोर थे कौन। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े राइटर थे। इन्होंने इतनी सारी राइटिंग्स लिखी हैं कि कोई भी अपने वीडियो में उनकी सारी राइटिंग्स का नाम नहीं बता सकता है, इतना सारा उन्होंने अपने जीवन में लिखा है। उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था और जब वो स्कूल में थे तब वो स्कूल में पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना स्कूल ड्रॉप आउट किया। फिर वो कॉलेज गए तो उन्होंने अपना कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया। लेकिन उनका संगीत में और लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके जो ब्रदर सिस्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, 12-13 ब्रदर सिस्टर्स थे उनके। तो बेसिकली उनके सर्वेंट्स ने ही उनको बड़ा किया था। लेकिन उनकी क्लासेस हुआ करती थी उनके घर पर ही। उनका ब्रदर जो थे, उनके बड़े भाई, उनको सत्येंद्र, वो उनको पढ़ाया करते थे और साथ ही साथ उनके घर पे बड़े बड़े म्यूजिशियंस का आना हुआ करता था जो कि उनको संगीत सिखा करके जाया करते थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो टैगोर जी थे उनका संगीत के प्रति और लिखावट के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान था। उनको कविताएं लिखना बहुत अच्छा लगता था और उन्होंने अभी तक बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। और साथ ही साथ जिनको हमको पता ही है कि हमारा नेशनल एंथम भी उन्होंने लिखा है और बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी उन्होंने लिखा है, तो उससे हम समझ ही सकते हैं कि कितनी ग्रेट पर्सन वो थी। ठीक है, फिर भी अगर हम उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन में देना चाहूँ तो उनका जन्म होता है 7 मई 1861 को कलकत्ता में। ही वॉज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। ऐसा नहीं था कि उनके थॉट्स को देख के आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो बहुत
मिडिल क्लास फैमिली या फिर बहुत लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तभी वो इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम मोस्टली जिन थिंकर्स को पढ़ते हैं वो खुद पीड़ित हुए होते हैं, तभी वो समाज के बारे में इतने सोच पाते हैं। लेकिन टैगोर जी एक ऐसे पर्सन थे जो खुद इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी पूरे वर्ल्ड के लोगों के बारे में इतना सोचते थे, ना सिर्फ इवन इंडियन पीपल के बारे में, पूरे वर्ल्ड के लोगों के बारे में, कि वो कास्ट सिस्टम का भी विरोध करते थे, जबकि वो खुद एक ब्राह्मणिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। वो चाहते तो वो जिस प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे उसको ही सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मण फैमिली से होने के बाद भी उन्होंने जो है कास्ट सिस्टम का विरोध किया, और वो चाहते थे कि हर एक ह्यूमन जो है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ही वॉज नाउन एज द गुरुदेव। His first poetry got published in the age of 16। 13 की उम्र में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, और सबसे पहली जो पब्लिश हुई थी 16 में हुई थी। He had spoken at World Parliament of Religions in the years 2023 and 1937। बहुत ही अच्छा उन्होंने लेक्चर दिया था। He wrote the Indian National Anthem, हम सभी को पता है। He was the first Indian to receive a Nobel Prize in Literature। So अगर आपको एक क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, आप कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या फिर पीजी का एंट्रेंस दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था। सो टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन जिनको पहला नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज नोवेल गीतांजलि। सो बेसिकली गीतांजलि में छोटी छोटी पोएम्स का एक तरीके से कलेक्शन है, और जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उसने यूरोप और अमेरिका में एक तरीके से रेवोल्यूशन ला दिया। इतना लोग उनका सपोर्ट करने लगे, इतना लोग उनको सम्मान देने लगे। फिर उसके बाद उनको अलग अलग जगहों पे लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था। ही ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी। सो गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? टैगोर जी ने कहा था, और गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव कहा था। सपोर्टेड ह्यूमन फ्रीडम नॉट पॉलिटिकल फ्रीडम, कि अभी हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि उनके लिए फ्रीडम क्या थी। सो जिस समय पे जो है हमारा कॉलोनाइज थी इंडिया कंट्री, तो हमारा जब भारत कॉलोनाइज था तो सब लोग जो है स्वतंत्रता की बात करते थे, सब लोग बाइकआउट की बात करते थे, गांधी जी की आइडियाज में बिलीव करते थे, नॉन कॉर्पोरेशन में बिलीव करते थे। बट टैगोर वॉज दी ओनली पर्सन जो कि पॉलिटिकल फ्रीडम में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि जिस पॉलिटिकल फ्रीडम के पीछे हम भाग रहे हैं वो असली स्वतंत्रता है ही नहीं। उनके लिए असली स्वतंत्रता ही थी ह्यूमन की फ्रीडम, और वो जो है बिल्कुल भी नेशनलिज्म के जो आइडिया था उसको क्रिटिक करते थे। उनके लिए राष्ट्रवाद का आइडिया बहुत ही बेकार था, और जो कि वॉयलेंस पे बेसिस था। उसके रिगार्डिंग अभी हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, तो तब मैं आपको एक्सटेंसिवली बता पाऊंगी कि क्या नेशनलिज्म पे उनके पर्टिकुलरली विचार रहे हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। He is regarded as the outstanding creative artist of modern India, hailed by the W.P. Yeats. Rabindranath Tagore was a Bengali poet, novelist, painter who was highly influential in introducing Indian culture. So basically उनके घर पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज लेवल के कलाकार आया करते थे उनको सिखाने के लिए, म्यूजिक से रिलेट करते थे, जो कि पेंटिंग से रिलेट करते थे। तो इसीलिए उनमें बहुत सारी ऐसी खासियतें थी। उनको पेंटिंग भी बहुत अच्छी आती थी, वो नॉवल भी बहुत अच्छे लिखते थे, और वो गाते भी बहुत अच्छा थे। और साथ ही साथ उन्होंने इतना सारा म्यूजिक लिखा है कि बंगाली कल्चर तो रविंद्रनाथ के टैगोर की म्यूजिक के बिना बिल्कुल अधूरा है। He was an exceptional literary figure and a renowned polymath। So polymath होता है एक तरीके से बहुत ही ज्ञानी पर्सन, ठीक है, who single-handedly reshaped the regions literature and music। So उन्होंने लिटरेचर और म्यूजिक के फील्ड में इतना कुछ लिख दिया कि एक तरीके से वो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी निकल कर आए जिन्होंने इंडियन कल्चर को इतना बढ़ावा दिया था। He had always stressed that unity and diversity is the only possible way for India's national integration। So उनका ये कहना था कि अगर आपको राष्ट्र के लिए फ्रीडम चाहिए, अगर आपको राष्ट्र को इकट्ठा करना है, तो आप राष्ट्रवाद की फीलिंग से उनको इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रवाद जो होता है वो वायलेंस पे बेस होता है। राष्ट्रवाद एक तरीके से किसी भी राष्ट्र के लिए बीमारी है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि उनका कहना था कि जो राष्ट्रवाद है वो इस तरीके की फीलिंग लोगों में क्रिएट करता है कि हम अपने राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से ऊपर करके देखने लगते हैं, और इसीलिए हमारे अंदर दूसरे राष्ट्र के प्रति क्या आते हैं, हीन भावना आती है, और हम एक दूसरे के प्रति हेट फैलाने लग जाते हैं। तो उनका कहना था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपको पूरे वर्ल्ड को एक समझना होगा, पूरे वर्ल्ड के लोगों को, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो, उन सबको आपस में मिल करके एक कम्युनिटी बनानी होगी, आपस में एक दूसरे के साथ जो है यूनिफिकेशन दिखाना होगा, एक दूसरे में बिलीव करना होगा, तभी जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करने के बाद ही हम इंडिया को जो है क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सो ये इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
कोट है और बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे इसको डालने का एक मोटिव ये रहता है कि क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं सबके विचार आपस में मिलते जुलते हैं, तो इसीलिए मैंने इनका ये कोट यहाँ पे डाला है कि सब लोग हम जानते हैं, हमेशा सुनते आ रहे हैं कि फैक्ट्स आर मैनी बट द ट्रूथ इज वन। ये हम बहुत सारी जगहों पे यूज भी करते हैं, लेकिन जिसने इनको दिया है वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो जब भी आपको टैगोर याद आएंगे तो आपको उनका ये कोट याद आना चाहिए कि फैक्ट्स आर मैनी बट द ट्रूथ इज वन। सत्य हमेशा एक ही होता है, ठीक है, फैक्ट्स मैनी हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं उनके अचीवमेंट्स की, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स रही हैं। तो वैसे तो उनकी अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वंस जो कि एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और आपके जानने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। 1913 में ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज वर्क गीतांजलि, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। एक तो पहली बात वो फर्स्ट इंडियन थे, और दूसरी बात फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। यानी कि इससे पहले कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो कि यूरोप से ना बिलोंग करता हो और उसको नोबेल प्राइज मिला हो, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर भी हो सकते हैं, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है कि उनको जानना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इन 1915 ही वॉज अवॉर्डेड द नाइटहुड बाय ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी। इन 1919 फॉलोइंग द जलियांवाला बाग मैसेकर ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। सो 1915 में उनके लिटरेचर वर्क के लिए उनको नाइटहुड की पद्धति दी गई थी थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन 1919 में हम सभी को पता है कि जलियांवाला कांड क्या था। सो जलियांवाला हत्याकांड होने के बाद जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनके देश के लोगों को मारा गया है, कितनी बदसलूकी से मारा गया है, तो उस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने 1919 में इतनी बड़ी पद्धति नाइटहुड, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिला करती थी उस समय पे, उन्होंने जो है उसको रिनाउंस कर दिया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिया। अब बात करते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की, यानी कि उनके जो काम है, जो वर्क्स है, वो बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी उनको एक वीडियो में चाहकर भी कवर अप नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं और आपको जो है इंपॉर्टेंट वाले जो पता होने चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। फर्स्ट है गौरा। तो इन सबके जो नाम है वो थोड़े अलग इसलिए हैं क्योंकि वो बंगाली टाइटल्स हैं, वो बंगाल से बिलोंग करते थे, इसीलिए कलकत्ता से, ठीक है। गोरा पब्लिश्ड इन 1909 इज अ नॉवल दैट इंक्लूड्स अ फिलोसॉफिकल डिबेट ऑन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, अर्बन एलिट वर्सेस रूरल पीजेंट, नेशनलिज्म एंड ब्रह्मो समाज। तो ये सब जो इनके मेन थॉट्स रहे हैं कि किस तरीके से वो मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से वो नेशनलिज्म को क्रिटिक करते हैं मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करने के साथ साथ। तो वो सारी चीज़ें हम अभी आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उनका गीतांजलि, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो इसीलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है, जो कि 1910 में आता है। इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय टैगोर। सो इसमें बहुत सारी टैगोर की पोएम्स का कलेक्शन है, फॉर विच ही रिसीव द नोबेल प्राइज एंड इज नाउ द पार्ट ऑफ यूनेस्कोस कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, ठीक है। सो यूनेस्को का उसका गीतांजलि जो उनका वर्क था, यूनेस्को के कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स का वो पार्ट है करंट में। घोरे बेरे और द होम एंड द वर्ल्ड। सो इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये है, इसका मीनिंग द होम एंड द वर्ल्ड, और बंगाली में देखें तो ये है। पब्लिश्ड इन 1916 and also is a novel that illustrates the battle between himself, ideas of Western culture and revolution against the Western culture. जन मन गण, जैसे कि हम सबको ही पता है किसने लिखा है, हमारे द ग्रेट इंडियन टैगोर ने, ठीक है। और टैगोर ने साथ ही साथ जब बंगाल का डिवीजन हुआ तो उन्होंने बंगाल के ऊपर भी गाना लिखा था, जो आज के समय में वर्तमान में बंगाल का नेशनल एंथम है, ठीक है। सो आप ऐसे समझ सकते हो कि कितने ग्रेट वो रहे हैं कि एक ऐसा इंडियन पर्सन जिसने दो अलग अलग कंट्रीज का नेशनल एंथम लिखा है, क्योंकि पहले तो बंगाल हमारा ही पार्ट था, लेकिन आज करंट में दो अलग कंट्रीज का नेशनल एंथम टैगोर जी ने लिखा है, तो इसलिए टैगोर जी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रू फ्रीडम की। उनके लिए ट्रू फ्रीडम क्या है? सो ही वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। ही व्यूड अपहेल्ड ह्यूमैनिज्म एज ऑन स्पिरिचुअल फाउंडेशन। उनका मानना था कि ह्यूमैनिज्म में बिलीव करना चाहिए ऑन स्पिरिचुअल फाउंडेशन, ठीक है। तो ह्यूमैनिज्म बेसिकली होता क्या है? ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है कि ह्यूमन इज द एंड। अपने आप में ह्यूमन ही एक एंड है। हर चीज़ की शुरुआत ह्यूमन से होती है, ह्यूमन पे ही खत्म होती है, ठीक है। और हर जगह का जो ह्यूमन है वो सेम है, इसलिए मानवता को आपस में जोड़ के देखना चाहिए। चाहे वो यूरोप का पर्सन हो गया या फिर इंडिया का पर्सन हो गया, तो किसी को भी आपस में एक दूसरे के प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म।
He regarded human beings as the mirror of the divine or replica of God. He said कि human beings एक तरीके से भगवान का अवतार है. Their existence is manifested in the creative spirit of humans such as art, literature and etc. तो उनका मानना है कि गॉड का जो क्रिएशन है वो ह्यूमन है. गॉड की सबसे अच्छी क्रिएशन ह्यूमन बीइंग है और कहीं ना कहीं हर एक ह्यूमन बीइंग में किसका कण मिलता है? भगवान का कण मिलता है. ठीक है. द की नोट ऑफ हिज कंसेप्शन ऑफ ह्यूमनिज्म इज अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम. वो बोलते हैं कि ह्यूमनिज्म को एक्सट्रीम लेवल पे प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है? फ्रीडम की. यानी कि जब तक हम किसी चीज के स्लेव बन के रहेंगे तब तक हम ह्यूमनिज्म की आइडिया को अचीव नहीं कर सकते. सो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? फ्रीडम, स्वतंत्रता. Had held that individualism in its spiritual capacity is independent and cannot be suppressed by any external forces, it ultimately leads to self-realization. तो उनका मानना है कि अगर हमें ह्यूमनिज्म के आइडिया को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस चाहिए और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए. तो उनका कहना था कि अगर कोई पर्सन स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट है, स्पिरिचुअली फ्री है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसको चाह कर भी स्लेव नहीं बना सकती. इसका बहुत बड़ा एग्जांपल वो ये देते हैं कि जब इंडिया है, इंडिया में भले ही फॉरेन रूल चल रहा है, भले ही यूरोप का रूल चल रहा है, लेकिन फिर भी यूरोप जो है इंडिया के पर्टिकुलर कल्चर को हानि पहुंचाने में, पर्टिकुलर कल्चर को बदलने में बिल्कुल नाकामयाब रहा है. क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं वो इतने स्पिरिचुअल हैं, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंट हैं कि उनके स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंट होने की वजह से ही जो फॉरेन रूल है वो उनके सोशल लाइफ के स्फेयर में इंटरफेयर नहीं कर पाया. वो ना तो उनके लाइफस्टाइल को बदल पाए, ना ही वो उनके आप बोल सकते हो कि गॉड में जो उनका बिलीव है उसको बदल पाया है, जबकि वो इतने सालों तक रहा है हमारे देश में ही. फिर भी उसका जो प्रभाव है लोगों के माइंडसेट पे नहीं पड़ा है क्योंकि वो स्पिरिचुअली फ्री है. ठीक है. तो वो चाहते हैं कि ह्यूमंस को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जरूरत है ह्यूमनिज्म को प्राप्त करने के लिए. His idea of true freedom is conceptualized for beyond the domain of political independence. उनका ये मानना है कि जिस तरीके से हम नेशनलिज्म में बिलीव करके, जिस तरीके जो गांधी थे, वो गांधी जी का कहना था कि राष्ट्रवाद की भावना के वजह से हम लोगों को जो है आपस में जोड़ सकते हैं, तभी हम लोगों को जो है फ्रीडम मिल पाएगी. लेकिन टैगोर इसके खिलाफ थी. टैगोर बोलते हैं कि नेशनलिज्म बिल्कुल बेकार है और जिस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस दिन हमारा पूरा जो देश है जब वो स्पिरिचुअली इतना अपने आप को फ्री कर लेगा, जब वो स्पिरिचुअली इतना फ्री होके एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अडॉप्ट कर लेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर लेगा, उस दिन इंडिया हकीकत में फ्री होगा. तो जिस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के आप पीछे भाग रहे हो वो असल में ट्रू इंडिपेंडेंस है ही नहीं. ठीक है. टू ब्रिंग अबाउट परफेक्शन इन द ह्यूमन बीइंग, अगर आपके ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको एक एक पर्सन के अंदर परफेक्शन को लेके आना है तो उसके लिए आपको स्पिरिचुअली फ्री होने की जरूरत है, उसके लिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है. For his freedom is complete awakening in full expression. तो उनका यही मानना था कि जब ह्यूमन अपने आप को बिल्कुल जगा देगा, अपने आप को एकदम स्पिरिचुअल कर लेगा, अपने आप को बिल्कुल सेल्फ रियलाइजेशन करके जो है अपने बारे में जान पाएगा और ये समझ पाएगा कि हम आसपास जो हम चीज़ें कर रहे हैं, हम नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के पीछे भाग रहे हैं, सब चीज़ें बिल्कुल बेकार है. सभी ह्यूमन एक जैसे हैं और पूरे वर्ल्ड को आपस में एक होने की ज़रूरत है. उसी दिन हमारी ट्रू फ्रीडम हमें अचीव होगी. Therefore, his idea of true freedom is one in which an individual aspires to nourish his own self for moral emancipation. तो उनका ये मानना था कि हमें moral emancipation की जरूरत है, ना कि पॉलिटिकल फ्रीडम की. ठीक है. दिस प्रोसेस नीड्स टू बी ग्रेजुअल एक्सपीरियंस, नॉट स्पॉन्टेनियस. उनका ये कहना है कि जिस फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि हमें अचानक मिल जाएगी. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक मिलना. तो ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से कोई रेवोल्यूशन लाके, कोई फाइट करके किसी वॉर के थ्रू हम इसको पा सकते हैं. ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि ये धीरे धीरे होगा, इसको हम अचानक प्राप्त नहीं कर सकते हैं. ही डिस्क्राइब 4 स्टेजेस फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ट्रू फ्रीडम. वो बोलते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ ट्रू फ्रीडम हमें प्राप्त कैसे होगा, उसके लिए वो 4 स्टेजेस की बात करते हैं. पहला स्टेज है रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम एट द इंडिविजुअल लेवल. वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो इंडिविजुअल को अपने आप को फ्री करना पड़ेगा. जब इंडिविजुअल अपने आप को फ्री कर लेगा तब वो फ्रीडम को कम्युनिटी लेवल पे लाया जाएगा. जब कम्युनिटी में सब फ्री हो जाएंगे तब उसको यूनिवर्स लेवल पे लाया जाएगा. जब पूरा वर्ल्ड फ्री हो जाएगा तब उसको इन्फिनिटी तक लाया जाएगा, यानी कि सब लोग जो है परमात्मा में मिल जाएंगे और सब लोग आपस में जो है मिलकर रहेंगे और आपस में यूनिटी कर लेंगे. दिस इज पॉसिबल व्हेन इंडिविजुअल आइसोलेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ. वो बोलते हैं कि जिस एक्चुअल रियलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस स्पिरिचुअल कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो तभी मिल सकती है एक ह्यूमन बीइंग को जब वो
जो संसार की जो मटेरियल थिंग्स हैं, जब उससे अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, जब वो संसार की जो मटेरियल थिंग्स हैं उनमें बिलीव करना छोड़ देगा और उनसे अपना पीछे छुटा करके अपने आप को समर्पित कर देगा स्पिरिचुअलिज्म के प्रति, और अपने आप को समर्पित कर देगा फॉर द यूनिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ओके, सो ये उनके लिए ट्रू फ्रीडम थी। जिस समय पे सब लोग भारत को स्वतंत्र करने की बात कर रहे थे और पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, उस समय पे वो अपने फ्रीडम के विचार इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। सो टैगोर बहुत ही अलग तरीके के इंसान थे, और टैगोर ऐसे इंसान थे जिनका इतने सारे लोगों के बीच में होने के बावजूद उनकी थिंकिंग किसी से इन्फ्लुएंस नहीं थी, उनकी थिंकिंग हमेशा अलग रही। ठीक है, तो वो भीड़ में अलग से दिखने वाले इंसानों में से थे। अब हम उनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे, जिसके लिए हमें जो है, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अगर हम टैगोर को एज ए पर्सन जानना चाहते हैं तो भी हमें उनके क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म को पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सो बेसिकली नेशनलिज्म को उन्होंने हमेशा क्रिटिक किया है, राष्ट्रवाद को हमेशा क्रिटिक किया है। फॉर हिम द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज अ डिसेप्टिव कंसेप्ट दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव टू रियलाइजेशन ऑफ ट्रू फ्रीडम। उनका ये मानना है कि ट्रू फ्रीडम को अटेन करने में नेशनलिज्म एज अ बैरियर है, ठीक है, बाय द इंडिविजुअल्स ऑल ओवर वर्ल्ड और ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब बैरियर कैसे है ये मैं आपको समझाती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ल्ड है, ये जो मैंने गोल बनाया है, और ये छोटे छोटे जो मैं सर्कल्स बना रही हूँ ये स्टेट्स हैं। ठीक है, तो उस समय तक नेशन स्टेट का कंसेप्ट आ चुका था, इंट्रोड्यूस हो चुका था इंटरनेशनल लेवल पे। तो उनका ये कहना है कि जो नेशनलिज्म की भावना होती है ना, जो राष्ट्रवाद की भावना होती है, वो ऐसा बिलीव करवाती है कि हमारे स्टेट सबसे ऊपर है, हमारा स्टेट पूरे वर्ल्ड में सबसे सुपीरियर है, और ऐसे में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेट को जो है अपने से छोटा मानने लग जाते हैं। ठीक है, अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाते हैं और दूसरे को जो है छोटा मानने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये जो है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी में बहुत बड़ी दिक्कत है। वो बोलते हैं कि नेशनलिज्म ना ऐसी हीन भावनाओं को पैदा कर रहा है कि हमारा देश सबसे ऊंचा है और हमें अपने देश के लिए कुर्बान होना है, और बाकी सारे देश जो है हमारे मृत शत्रु हैं। ठीक है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि इससे ऊपर भी दुनिया है। अगर हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बढ़ावा देना है तो हमें नेशनलिज्म के आइडिया को जो क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि नेशनलिज्म के आइडिया में हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नेशनलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि वर्ल्ड लेवल पे जो है आपस में वॉर्स को जो है इन्वाइट कर रहा है, आपस में शत्रुता को इन्वाइट कर रहा है। तो नेशनलिज्म की वजह से लोगों में यूनिटी नहीं आ पा रही है, और जब तक नेशनलिज्म है तब तक हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं पा सकते। जिस ट्रू फ्रीडम की वो बात कर रहे हैं, उस ट्रू फ्रीडम को हम तब तक नहीं पा सकते जब तक हम नेशनलिज्म के कंसेप्ट में बिलीव रख रहे हैं। ठीक है, सो इस उनके लिए नेशनलिज्म क्या था, नेशनलिज्म इमोरल, लीस्ट ह्यूमन, लीस्ट स्पिरिचुअल, इविल, डिजीज बेस्ड ऑन द वॉयलेंस। ठीक है, क्योंकि वो उस समय पर पैदा हुए थे जिससे जस्ट पहले जब जर्मनी बना था, उससे जस्ट पहले ही जब फ्रेंच बना था, तो उन्होंने देखा था कि नेशंस कैसे बने हैं। उनके सामने उनको दिखाई दिया था कि नेशंस बने हैं ड्यू टू रेवोल्यूशंस, ड्यू टू वॉर। तो वो चाहते थे कि क्यों हम इतनी हिंसा कर रहे हैं, क्यों जस्ट एक स्टेट को बनाने के लिए, एक नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो उनका ये कहना था कि जब एक नेशन स्टेट बनता है, जब एक स्टेट बनता है, तो वो किसके बेसिस पे बनता है, वॉर के बेसिस पे बनता है, रेवोल्यूशन के बेसिस पे बनता है, जो कि बिल्कुल ही इमोरल थिंग है। तो उनका ये मानना है कि अगर नेशनलिज्म वायलेंस के ऊपर बेस है तो ऐसे नेशनलिज्म में बिलीव ही क्यों करना है। उनका ये कहना था कि जिस दिन सारे ह्यूमन बीइंग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने लगेंगे, जब सारे ह्यूमन बीइंग ह्यूमैनिज्म में बिलीव करने पड़ेंगे कि हर एक ह्यूमन जो है बराबर है, हर एक ह्यूमन इक्वल है और आपस में हमें मिलकर रहना चाहिए, उस दिन हमारी ट्रू फ्रीडम अटेन होगी। और नेशनलिज्म में वो बिल्कुल उसका क्रिटिक कर देते हैं। He sought to explain that the birth of the idea of nationalism is a product of the modern science and technological advancement. उनका ये कहना है कि जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है ना, वो साइंस की वजह से आया है। जब हम मॉडर्न साइंस पे बिलीव करने लगे और हम जो है ये देखने लगे कि किस तरीके से अपने स्टेट को दूसरे स्टेट से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल थिंग्स में, तब जाके हम नेशनलिज्म की थिंग्स को बढ़ावा देने लगे, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में शत्रुता की भावना आपस में बढ़ने लग गई। ठीक है, लोग एक दूसरे की एनिमी बन गए। क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि जो ब्रिटिश था वो किस लिए आया था, ब्रिटिश भी इंडिया में इसीलिए आया था क्योंकि उसको इकोनॉमी बढ़ानी थी, उसको पैसा चाहिए था, और वो सारे इंडिया का पैसा लूट करके अपने देश में ले गए, क्योंकि अपने देश को ये दिखाना चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में यूरोप एक महान देश है, ब्रिटिश एक महान देश है, ब्रिटेन एक महान देश है। तो इसीलिए वो नेशनलिज्म को क्रिटिक करते हैं। For which people came together to get benefits without any moral and the social consideration। वो बोलते हैं कि नेशनलिज्म के कंसेप्ट में ना तो कोई मोरालिटी है और ना ही किसी सोशल सोलिडारिटी की बात हो रही है। ठीक है, किसी भी विश्व बंधुत्व की बात नेशनलिज्म में नहीं कर रहे हैं। According to this,
According to him, this revolution of fascism took place in Europe that is morally unstable, politically aggressive, economically unstable and have negative influence on humanity. तो इसीलिए वो दिखाते हैं कि नेशनलिज्म का क्या इम्पैक्ट हमें वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका है ही नहीं, ये बिल्कुल इमोरल है, अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि एक तो ये वॉर की वजह से आ रहा है तो इसीलिए अग्रेसिव है। इकोनॉमिक थिंग्स को बढ़ाने के लिए हम नेशनलिज्म का सहारा ले रहे हैं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपने नेशन को बाकी देशों से जो है ग्रेट बनाना है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तो उसके लिए हम दूसरे देश को जो है एक्सप्लॉइट करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए क्या कर रहा है, ये ह्यूमैनिटी पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा है। Further, he prescribed the Indian nationalist leaders to wage moral and spiritual struggle against the British. तो उनका ये कहना था कि जो गांधी जी हैं, जो किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन में बिलीव करके वो कह रहे हैं कि हम फ्रीडम को अटेन कर लेंगे, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ इंडियन लीडर्स से कि वो मॉरल और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने लगें, और इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो पीपल है, वो इतने ज़्यादा अपने आप को मॉरल और स्पिरिचुअली फ्री कर लें कि ब्रिटिश जो है अपने आप ही इंडिया को छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाए। He also held that without compromising with the value of universal brotherhood and spiritual harmony between different people, Indians should fight for the country's independence. उनका ये कहना है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं दिलाने की इंडिया भारत देश हमारा सबसे महान है और बाकी देश अच्छे नहीं है। उनका ये कहना है कि हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड को ना भूलते हुए यूनिवर्सल हार्मनी को, यानी कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल की कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो उनका आप देख सकते हो कि उनका जो व्यू है वो कितना दूर तक का है, वो सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं सोच रहे, वो पूरे वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया को फ्रीडम इस तरीके से अटेन करनी है कि हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड को ना भूलें, ठीक है। सो आई होप आपको क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म समझ आ रहा होगा उनका, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो इसीलिए उनके बहुत सारे चीज़ों पे गांधी के साथ मतभेद रहे हैं। तो अब हम क्रिटिक ऑफ गांधी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि गांधी जी तो हमेशा नेशनलिज्म में बिलीव करते थे। उनका ये कहना था कि राष्ट्रवाद की भावना की वजह से ही लोगों को आपस में जोड़ा जा सकता है और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा जा सकता है थ्रू नॉन कॉपरेशन। लेकिन इन्हीं आइडियाज़ की वजह से वो गांधी जी का क्रिटिक करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो गांधी जी का क्रिटिक करते थे वो गांधी जी को बुरा मानते थे। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि ही वॉज द पर्सन जिन्होंने गांधी जी को महात्मा कहा था। तो ऐसा पर्सन हमें बनने के लिए इंस्पिरेशन देता है कि हमें अपनी लाइफ में भी ऐसा पर्सन बनना चाहिए कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को नीचा दिखाते हुए उनको एक्सेप्ट करना सिखाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं तो हमें सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी रिस्पेक्ट के साथ हम अपने चाहते हैं कि कोई और पर्सन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हमें टैगोर से देखने को मिलती है, क्योंकि वो गांधी का इतने टैगोर जो है गांधी का इतना ज़्यादा क्रिटिक करते हैं, उसके बावजूद भी वो गांधी को महात्मा का टाइटल देते हैं, यानी कि गांधी की सुप्रीमेसी में वो फिर भी बिलीव करते हैं, ठीक है। गांधी एंड टैगोर डू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। उनके बहुत सारे बातों पे जो ओपिनियन डिफर हुआ करते थे इंडियाज नेशनल मूवमेंट, बट वर अप्रिशिएटिव ऑफ ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उन्हें हमेशा एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिसिएशन दिखाया और रिस्पेक्ट दिखाया, ठीक है। That's why Tagore called Gandhi as Mahatma and Gandhi called Tagore as Gurudev. For Gandhi, the idea of Swaraj will bring the attainment of freedom from the bonds of the British colonialism, politically and economically. But Tagore wanted Gandhi to have faith in reason and impress the British with the virtues of Indian moral culture's value that will compel them to leave India. ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि गांधी क्या कहते थे, गांधी बोलते थे कि अगर हमें स्वराज अटेन करना है तो हमें नॉन कोऑपरेशन पे जाना पड़ेगा, हमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें काम करना छोड़ना पड़ेगा, जो यूरोप के जो क्लोथ है, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको छोड़ना पड़ेगा, हमें वेस्टर्न क्लोथ्स को जलाना पड़ेगा। तो इस बात पे टैगोर उनका बिल्कुल क्रिटिक करते थे। टैगोर बोलते हैं कि मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ से हमें अच्छी बातें सीखने को मिल रही है वो हमें सीखनी चाहिए। वो बोलते हैं ऑफ कोर्स वेस्ट का नेशनलिज्म जो है वॉयलेंस पे बेस है, इसलिए मैं नेशनलिज्म का क्रिटिक करता हूँ, लेकिन वेस्ट की जो मॉडर्निटी है, वेस्ट का जो एडवांसमेंट रहा है टेक्नोलॉजी में, वो वहाँ से सीखने की चीज़ें हैं। तो टैगोर बेसिकली कहते हैं कि हमें वेस्ट से ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, किस तरीके से हमें मॉडर्नाइजेशन की चीज़ों में बिलीव करना है, किस तरीके से साइंस हमारे वर्ल्ड को जो है ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि गांधी जी तो बिल्कुल क्रिटिक करते थे वेस्टर्न का, बिल्कुल वेस्टर्न इंडस्ट्रीज़ का, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का, वेस्टर्न मशीन्स का, लेकिन टैगोर बोलते हैं कि हमें वेस्टर्न मशीन्स को, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन वेस्टर्न नेशनलिज्म को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी बात पे टैगोर एक और बात कहते हैं। टैगोर कहते हैं कि जैसे गांधी बोल रहे हैं कि हमें मशीन्स को, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं, उनका जो है
विरोध करके उनको जो है नॉन कॉपरेशन के थ्रू जो है छोड़ करके हमें छोटी इंडस्ट्रीज पे, छोटे फार्म्स के ऊपर बिलीव करना चाहिए। सो टैगोर बोलते हैं कि क्योंकि गांधी बोल रहे हैं कि अगर हम मशीन का उपयोग करेंगे तो मशीन के स्लेव बन जाएंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जब हम छोटी मशीन्स का यूज करेंगे, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बनाएंगे इंडिया की, तो हम उनके भी तो स्लेव बन सकते हैं, क्योंकि जिस चीज का यूज हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं ऑब्वियसली हम उसके गुलाम बनने का पूरा पूरा चांस है। तो यहाँ पे वो गांधी को क्रिटिक करते हैं उनके खुद ही के आइडिया के लिए, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो स्केप्टिकल ऑफ पॉपुलराइजिंग द चरखा, वो चरखा का भी क्रिटिक करते हैं क्योंकि उनके लिए चरखा जो है वो दिखाता है कि किस तरीके से हम अभी भी पुरानी चीजों में बिलीव कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि वर्ल्ड के साथ हमें बदलना चाहिए, संसार में बदलाव जीवन का नियम है, तो इसलिए हमें बदलाव में बिलीव रखना चाहिए, जबकि गांधी हमेशा ट्रेडिशनल बिलीव्स में जो है हमेशा विश्वास करते हैं। एज द रिप्रेजेंटेटिव वर्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन, सो टैगोर बोलते हैं कि अगर हम फिलहाल में मॉडर्निटी के बावजूद, साइंस आने के बावजूद भी अगर हम चरखा का उपयोग करेंगे तो ये दिखाएगा कि किस तरीके से जो इंडिया है वो अभी भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है। बाय गांधी इंस्टीड सजेस्टेड इनिशिएटिंग प्रोग्राम सच एज द कोऑपरेटिव फार्मिंग दैट विल एटलीस्ट सेव द पीपल फ्रॉम अब्जेक्ट पोवर्टी एंड स्टारवेशन। तो गांधी, तो टैगोर कहते हैं कि चरखा जो है हमारे इस चीज को दिखाते हैं कि कितने इकोनॉमिकली बैकवर्ड अभी भी इंडिया है। वो कहते हैं कि हमें मॉडर्न थिंग्स को अपना करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर करके हमें कोऑपरेटिव फार्मिंग में बिलीव करना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग अगर इंसान करेगा नॉन कोऑपरेशन को छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पुअर पर्सन की पॉवर्टी हटेगी और स्टारवेशन हटेगी और लोगों को एटलीस्ट खाना मिल पाएगा, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि जो गांधी का जो नॉन कॉपरेशन का आइडिया है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो गांधी जी हैं वो ये बोलते हैं कि हमें मॉडर्निटी में बिलीव नहीं करना है, हमें मॉडर्न थिंग्स में बिलीव नहीं करना है, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बिलीव नहीं करना है, लेकिन टैगोर बोलते हैं कि जहाँ से हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं वो अच्छी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी चीज़ों पे मेल नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसका हमेशा से क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, ठीक है। सो टैगोर ऑल्सो सेवरली क्रिटिसाइज गांधीज डिफेंस ऑफ द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ वर्णाश्रम। तो जैसे कि हमें पता ही है कि जो गांधी जी थे वो वर्णाश्रम में बिलीव करते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि वर्णाश्रम जो है ना वो इसीलिए जरूरी है ताकि सोसाइटी चल सके। गांधी जी बोलते हैं क्योंकि सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि हमेशा पीपल इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि हर तरीके का जो काम है वो सोसाइटी में होने की ज़रूरत है। तो इसलिए वर्णाश्रम में वो बिलीव करते हैं कि हर सोसाइटी में हर एक कैटेगरी से लोग बिलोंग करते हैं, उसी की वजह से सोसाइटी चल पा रही है। एज द आइडियल मेथड ऑफ ब्रिंगिंग फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन, तो उनका ये मानना था कि जिस फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन की बात वर्णाश्रम में हो रही है वो फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दैट इट हैज़ नॉट ओनली रिमेन्ड द साइंटिफिक मोड्स ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी बट ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सक्लूजन। लेकिन टैगोर बोलते हैं कि इट्स अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सक्लूजन, क्योंकि वर्णाश्रम में ये बात की गई है जो शूद्र हैं वो जो है ब्राह्मण की पोजीशन नहीं ले सकते हैं और शूद्र को वही काम करना चाहिए जो उनको दिया गया है, जैसे कि सफाई करना, ब्राह्मण्स के काम करना। तो टैगोर बोलते हैं कि इट्स अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सक्लूजन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रूट कॉज ऑफ हीनियस प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी। तो टैगोर का कहना है कि जो समाज में सबसे बड़े पाप हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी, तो उन सब का जो रीजन है वो है वर्णाश्रम। तो ऐसे बहुत सारे चीजों पर टैगोर और गांधी जो है आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं टैगोर जी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिए जाएं। फेथ is the bird that feels the light when the dawn is still dark. You cannot cross the sea merely by standing and staring the sea, staring the water. बिल्कुल सही है। आप एक समुद्र को तब तक पार नहीं कर सकते जब तक आप उसमें घुसोगे नहीं, जब तक आप देखते रहोगे तो समुद्र को पार नहीं कर सकते। उसका मतलब टैगोर का ये मतलब कहना था कि जब तक आप सिर्फ हवा में बातें करते रहोगे उनका कोई मतलब नहीं है, जब तक आप उनको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं करोगे। फैक्ट्स आर मेनी बट ट्रूथ इज वन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एज कंसीडर्स यूथ वेंचर्स, वी गेन फ्रीडम व्हेन वी हैव पेड द फुल प्राइस, अ माइंड ऑल लॉजिक इज लाइक अ नाइफ ऑल ब्लेड इट मेक्स द हैंड ब्लीड दैट यूज इट। उनका ये मानना था कि माइंड इज लाइक अ ब्लेड, खून उसी का निकलता है जो उसको यूज करता है, तो इसलिए अपनी माइंड को यूज करना स्टार्ट करो इससे पहले कि वो सड़ जाए, ठीक है। तो ये उनके कुछ फेमस कोट्स थे। तो टैगोर जी की
जो कथा है वो इतनी बड़ी है कि किसी वीडियो में उनको कवर अप कर पाना मुश्किल रहेगा किसी के लिए भी। लेकिन फिर भी जितनी उनके मेन इम्पोर्टेंट कोट्स और उनसे उनके लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें मैं ला सकती थी अपनी वीडियो में, मैंने लाने की पूरी कोशिश करी है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल लेकर आता रहता है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालती रहती हूँ और हम डिस्कशन भी करते हैं। और एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेना अपने कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई थिंकर के साथ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।